हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो टोटल आप समझ चुके होंगे कि 4 तरह के पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अपन ने समझना होता है। पहला होता है एंडोस्पर्म, जिसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर होता है एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट। इन तीनों के बारे में अपन आज के वीडियो में देखेंगे और चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा एपोमिक्सिस, उसे भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो से। तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि ओव्यूल के अंदर ये दो लेयर कौन सी है, इंटेगुमेंट। फिर ये ग्रीन कलर की जो लेयर है बेसिकली क्या है, न्यूसिलस। और फिर ये अपने क्या है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में ये है एग सेल और ये अपनी कौन सी है, सेंट्रल सेल है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। पहला फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एग सेल और फर्स्ट मेल गैमेट के बीच में होता है, और सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होता है सेंट्रल सेल और सेकंड मेल गैमेट के बीच में होता है। जो सेंट्रल सेल और मेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है उससे एंडोस्पर्म बनता है, और एग सेल और मेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन से जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट फिर डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो कौन से एंड पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे। और ऐसा क्यों, देखो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एग सेल जो है वो कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, और ऊपर वाली साइड कौन सी है, चलेजल साइड। तो जब एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पे तो जाइगोट भी कौन सी साइड में बनेगा, माइक्रोपाइल साइड में बनेगा। तो फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कहां होगा, माइक्रोपाइल साइड में होगा। और एंडोस्पर्म कौन सी साइड में है, याद रखना आप, चलेजा वाली साइड में होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक बिकॉज जाइगोट इज सिचुएटेड एट दैट एंड, क्योंकि जाइगोट उसी साइड में होता है। जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। देखो, एंडोस्पर्म आप सब जानते हैं क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और उसका फंक्शन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन तो लगभग एक साथ ही हुआ था, तो दोनों बन चुके हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बन जाती है डबल फर्टिलाइजेशन से, और जाइगोट भी बन जाता है। तो जाइगोट थोड़े दिन ऐसे के ऐसे ही रहता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से कुछ एंडोस्पर्म बन नहीं जाता, ताकि जब जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाने लगे तो उसे न्यूट्रिशन की कमी ना हो। तो जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाए उसके बाद में जाइगोट का जो होता है डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये एक तरह की क्या है, एडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये ध्यान रखना कि भाई एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले ही मिले। अगर पहले से एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बना होगा तो एम्ब्रियो को कोई कमी नहीं आएगी। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। और ये अर्ली स्टेज का जो डेवलपमेंट है ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होता है। हालांकि फाइनल जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है वो थोड़ा बहुत दोनों में अलग होता है, लेकिन जो अर्ली स्टेजेज है वो दोनों में ही क्या होती है, सेम होती है। अपन मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट, ये जो चैप्टर है इसमें अपन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में देख रहे हैं, और उसमें 2 तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो एम्ब्रियोजेनी जो है, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो दोनों में सेम ही रहता है। अब क्या मेन स्टेजेज होती है, देखो पहले जाइगोट होता है जो कि एक सेल का एम्ब्रियो कह सकते हैं, और फिर उसमें डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनेगी, फिर उसमें से एक सेल, अभी अपन देखेंगे कि एक सेल जो होगी आगे एम्ब्रियो बनाएगी, और एक सेल जो होगी वो आगे सस्पेंसर बनाएगी। फिर एम्ब्रियो वाली जो सेल होगी फिर डिवाइड करेगी, फिर 4 सेल की एक स्टेज आएगी, फिर 8 सेल की स्टेज आएगी, फिर 16 सेल की स्टेज आएगी। ये जो स्टेजेज है इनको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। फिर एक ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, फिर एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा जिसे हार्ट शेप स्टेज कहते हैं, और फिर मैच्योर बनेगा एम्ब्रियो। अब इस डेवलपमेंट को अपन अच्छे से समझते हैं। देखो, ये अपनी एग सेल थी, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट में। अब इस जाइगोट में माइटोसिस होता है। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, 2n। और इसमें अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन माइटोसिस अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब जो माइटोसिस से 2 सेल बनेगी, एक साइड में छोटी और एक साइड में बड़ी होगी। तो जो
चैलेजा वाली साइड में जो सेल है उसे कहेंगे एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, और जो माइक्रोपाइल वाली साइड में जो सेल है उसे कहेंगे बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे घुमा दूं, बेसल सेल ऊपर बनाऊं और एपिकल सेल नीचे बनाऊं तो भी बना सकता हूं, लेकिन आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई एपिकल सेल ऊपर नीचे से नहीं होती। एपिकल सेल वो होगी जो चैलेजा वाली साइड में, अगर मैं चैलेजा नीचे लेबल कर रहा हूं तो उस तरफ एपिकल सेल हो सकती है। कहने का मेरा मतलब है कि एपिकल सेल इन दो सेल में से वो होगी जो चैलेजा वाली साइड में होगी, और बेसल सेल वो होगी जो माइक्रोपाइल वाली साइड में होगी। अब जो एपिकल सेल है वो आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगी, इसलिए इसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। और बेसल सेल जो है आगे डिवाइड करके एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे सस्पेंसर कहेंगे, इसलिए इसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। अब आगे क्या होता है, एपिकल सेल जो होता है इसमें माइटोसिस होता है। 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है। जब 4 सेल बनती है तो उस स्टेज को कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। फिर उनमें और डिवीजन होता है, 8 सेल का एक स्टेज बनती है जिसे ऑक्टेंट कहते हैं। फिर 16 सेल की एक स्टेज बनती है और वो कुछ लगभग इस तरीके की दिखती है। देखो 1 2 3 4 और ये बाउंड्री पे 4, तो कितनी होगी टोटल 8 सेल, और 8 सेल ही इनके पीछे, तो टोटल कितनी होगी 16 सेल। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके डिवीजन से बना है, एपिकल सेल के डिवीजन से, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्रो एम्ब्रियो। सस्पेंसर सेल का क्या होगा, सस्पेंसर सेल में भी माइटोसिस होगा। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे क्या कहेंगे, सस्पेंसर। और इस सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली सेल कहलाती है होस्टोरियल सेल, जो कंपैरेटिवली बड़े साइज की होती है। अब ये क्या काम करती है इसे ध्यान से समझना। देखो ये था माइक्रोपाइल एंड, और ये अपना एम्ब्रियो सैक था, और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, बेसिकली न्यूसिलस। क्या है, न्यूसिलस। जब जाइगोट में डिवीजन होता है और ऐसे बनने लगता है प्रोसेस, तो एम्ब्रियो जो है वो प्रो एम्ब्रियो का है ऊपर की तरफ। मैंने क्या बोला, प्रो एम्ब्रियो किस तरफ होगा, चलेजा वाली साइड में, और ये सस्पेंसर का होगा माइक्रोपाइल वाली साइड में, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही बन रहा था। तो होस्टोरियल सेल जो होती है वो बेसिकली न्यूसिलस से न्यूट्रिशन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और किसको प्रोवाइड करवाती है, प्रो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाती है। हालांकि जब बाद में ये सस्पेंसर बड़ा होता और बड़ा होता जाएगा तो ये जो ऊपर वाला एम्ब्रियो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ऊपर यहां पर क्या है, एंडोस्पर्म। तो जब सस्पेंसर की हाइट बढ़ने की वजह से ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर चला जाएगा, मतलब उसके पास चला जाएगा, तब तो न्यूट्रिशन वहां से ले लेगा। लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन लेने के लिए कौन सी सेल होती है, होस्टोरियल सेल, जो कि क्या करती है, न्यूसिलस से न्यूट्रिशन को क्या कराती है, एब्जॉर्ब करवाती है। और यही वजह है जब तक ये डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे न्यूसिलस गायब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। हालांकि कुछ केस में बचता भी है, उसे अपन बाद में देखेंगे। तो ये अपना बन गया प्रो एम्ब्रियो। फिर इसमें और डिवीजन होते रहते हैं और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज, और नीचे यही सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल है। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी आउटलाइन देखकर आप बता सकते हैं कि ये एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, और यही वजह है कि ये स्टेज कहलाती है हार्ट शेप स्टेज। नीचे इसमें भी क्या है, सस्पेंसर ही है, और ये कौन सा है, होस्टोरियल सेल ही है। इसके बाद में ये मैच्योर एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैच्योर एम्ब्रियो डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग तरीके का दिखता है, जिसे अपन 1 बाय 1 दोनों को अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हर चीज को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझाओ तो ये डायग्राम समझाना है, और मोनोकॉट या डाइकॉट में से किसी एक का मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम बना सकते हैं। आप डाइकॉट का ही बना लीजिए, क्योंकि ये पूरा डेवलपमेंट डाइकॉट के हिसाब से ही एक्सप्लेन है। वैसे अर्ली स्टेज दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो को समझते हैं। तो देखो पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो का, कि एक डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है। तो एक डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है उसमें बेसिकली 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। 2 तो उसमें कॉटिलिडन्स होते हैं, इसी वजह से उसे डाइकॉट कहते हैं, और एक उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये 4 स्ट्रक्चर अपन को पता करने हैं, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। सबसे पहले अपन इस डायग्राम से समझते हैं। तो देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और यहाँ पर बीच में इस वाली जगह से, इस लेवल से 2 क्या निकले हुए हैं, कोटिलिडन्स निकले हुए हैं।
तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो जहाँ से डाइकोट ये अपने कोटिलिडन्स निकले हुए हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहेंगे एपिकोटाइल, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल की क्या डेफिनेशन होगी, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, उसे एपिकोटाइल कहते हैं। कि भाई ये कोटिलिडन्स जिस लेवल पे लगे हुए हैं उससे ऊपर का एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट एपिकोटाइल, और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। फिर ये एपिकोटाइल जो है लास्ट में टर्मिनेट जिस स्ट्रक्चर में होता है उसे कहते हैं प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल जिस स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है उसे कहते हैं रेडिकल। ये सूट का टिप है, यहाँ से सूट डेवलपमेंट होगा, ये रूट टिप है, यहाँ से रूट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो प्लूम्यूल क्या है, एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल जिसे स्टेम टिप या सूट टिप कह सकते हैं, और रेडिकल क्या होता है, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल जिसे रूट टिप कह सकते हैं। एक रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग भी होती है जिसे क्या कहते हैं, रूट कैप। अब अपनी जो बुक में डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है, और मैंने इस डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन करके ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया। अपनी बुक में एकदम इतना तक स्ट्रक्चर है और एक ही लेबल है प्लूम्यूल। एक्चुअल में वो थोड़ा और ग्रो करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा जिससे सारी लेबलिंग आप समझ पाओगे। तो देखो इसमें अपनी बुक वाले डायग्राम में देखो इस स्ट्रक्चर से ये एक कोटिलिडन्स निकला हुआ और ये एक कोटिलिडन्स निकला हुआ, तो ये लेवल ऑफ कोटिलिडन्स हो गया जहाँ से कोटिलिडन्स निकल रहे हैं। ठीक है, वापस देखते हैं ये वाला लेवल, और इसके नीचे जो है वो हाइपोकोटाइल होगा, इसके ऊपर जो है वो कौन सा हो जाएगा, एपिकोटाइल। और ये ऊपर वाला रीजन जहाँ टर्मिनेट हो रहा है उसे प्लूम्यूल कह देंगे, और ये नीचे वाला हाइपोकोटाइल जहाँ टर्मिनेट हो रहा है उसे रेडिकल कह देंगे, और रेडिकल के ऊपर क्या कवरिंग हो जाएगी, रूट कैप। तो ये अपना डायग्राम और डिस्क्रिप्शन हुआ किसके, डाइकोट एम्ब्रियो का। ठीक है, अब अपन लेते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। तो देखो मोनोकोट एम्ब्रियो जो होता है वो डाइकोट एम्ब्रियो के जैसा का जैसा ही है। एक चीज अपनी बुक में थोड़ा मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है, तो अपन इसको एकदम सिंपली फॉर्म में मैंने डायग्राम बनाया, इसमें सारी लेबलिंग है, अच्छे से समझ में भी आएगी। तो डाइकोट एम्ब्रियो की जैसे जैसे इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, लेकिन दो कोटिलिडन्स की जगह एक ही कोटिलिडन्स होगा। ये देखो ये जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये वो लेवल है जहाँ से अपने एक सिंगल कोटिलिडन्स निकलता है, ये सिंगल कोटिलिडन है। ठीक है, इसे स्क्विटेलम कहते हैं ग्रास के केस में। ठीक है, सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में होगा। अब इस लेवल के ऊपर का एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल कहलाएगा, और वो टर्मिनेट किस में होगा, प्लूम्यूल में। इसके नीचे का पोर्शन कौन सा है, हाइपोकोटाइल, और वो टर्मिनेट किस में होगा, रेडिकल में, और रेडिकल के ऊपर क्या होगी, रूट कवरिंग। ये तो ठीक वैसा का वैसा है जैसे डाइकोट में था। अब कुछ और स्ट्रक्चर है उन्हें समझते हैं। ये दूसरी वाली साइड में देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। बेसिकली ये दूसरा कोटिलिडन्स है जो डेवलप ही नहीं हो पाया या रिड्यूस्ड रह गया, तो अनडेवलप्ड रिड्यूस्ड सेकंड कोटिलिडन्स जो होता है उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। प्लूम्यूल के ठीक ऊपर मोनोकोट में लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जिसे लीफ प्रीमोडिया कहते हैं, और ये प्लूम्यूल और लीफ प्रीमोडिया जो है एक और स्ट्रक्चर में अंदर मतलब कवर्ड होती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोल्यूप्टाइल। तो कोल्यूप्टाइल बेसिकली एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर करती है किसको, प्लूम्यूल को। ये एक होलोफोलियर स्ट्रक्चर है, मतलब लीफ का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें लीफ प्रीमोडिया भी होती है और प्लूम्यूल को भी कवर करता है। ठीक ऐसे कैसे रेडिकल जो है और रूट कैप जो है उसको कवर किए हुए भी एक स्ट्रक्चर होता है, और इसे कहते हैं कोलियोराइजा, और ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सीथ लाइक कवरिंग है। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा ये दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है किसमें, मोनोकोट एम्ब्रियो में। तो ये डायग्राम है और ये डिस्क्रिप्शन है अपने किसका, मोनोकोट एम्ब्रियो का। ठीक है, तो अभी तक अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को समझ चुके हैं। अब अपन लेंगे सीड और फ्रूट, और उसे समझने से पहले ये देखते हैं कि एक फ्लावर जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेज आते हैं, स्पेशली ओवेरी और ओव्यूल के केस में क्या क्या चेंजेज आते हैं, उन सबको अपन समझते हैं। तो जो ओवेरी जो होती है वो जब फर्टिलाइज्ड हो जाती है उसके बाद में फ्रूट बना लेती है। ठीक है, राइपन ओवेरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं।
ओवेरी के अंदर या ओवेरी की जो ओवेरियन वॉल जो होती है वो बेसिकली फ्रूट की वॉल बनाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और फ्रूट वॉल 3 होती है, आउटर, मिडल और इनर। सबसे बाहर वाली को कहेंगे एपिकार्प, बीच वाली को कहेंगे मीजोकार्प और सबसे अंदर वाली को कहेंगे एंडोकार्प। ठीक है। और जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल जो होता है वो बेसिकली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर सीड की डेफिनेशन पूछे तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। अब ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, तो वो स्ट्रक्चर किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और बेसिकली वो सीड के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो देखो, ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है, 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल के, एक आउटर और इनर। तो वो सीड का आउटर कवरिंग बनाते हैं, जिसे सीड कोट कहते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इनर जो होता है वो टैगमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटेग्यूमेंट बेसिकली सीड कोट बनाते हैं। 2 होते हैं, टेस्टा और टैगमन, आउटर टेस्टा, इनर टैगमन। फिर इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल होती है और वो एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाती है। सिनर्जिड्स होती है, वो डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद कौन सी सेल होती है? सेंट्रल सेल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो पूरी तरीके से यूटिलाइज मतलब कंज्यूम हो सकता है। तो उसके बाद जो सीड होंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचा रह जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये एंडोस्पर्म सीड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एब्सेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ES का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हुआ। और प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड। ये अभी अपन आगे लिख लेंगे। एक्स सेल का क्या होगा? एक्स सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाती है और जाइगोट बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में। सिनर्जिट एंटीपोडल सेल का तो हो गया। फनिकल जो होता है वो एक सीड का स्टॉक बना लेता है। माइक्रोपाइल जो है वो बेसिकली सीड पर एक पोर बनाता है, जिससे सीड जो है जर्मिनेशन के समय वाटर वगैरह को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह भी यहां से जा सकती है। फिर होता है न्यूसिलस। अब ये जो न्यूसिलस वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, लेकिन कभी कभी ये एक थिन लेयर के फॉर्म में बच जाता है। और इस पीछे बचे हुए थिन मेम्ब्रेनस न्यूसिलस को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। ऐसे आपको ब्लैक पेपर, काली मिर्च में देखने को मिलता है। तो अगर इससे अपन अच्छे से समझते हैं तो एक सीड के कंपोनेंट भी समझ में आ जाते हैं। सीड के सबसे बाहर क्या होगी? सीड कोट। 2 होते हैं, टेस्टा और टैगमन। उसके अंदर एंडोस्पर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो होगा, उसके अंदर उस पर एक सीड स्टॉक होगा, सीड पोर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने किसके बारे में हो गई? सीड के बारे में हो गई। अब लेते हैं वापस टॉपिक, हेडिंग डालते हैं अपन सीड और सीड की डेफिनेशन लिखते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उसे अपन क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। 2 तरह के सीड हो सकते हैं, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एंडोस्पर्मिक सीड है, अभी अपन ने बोला था कि दी सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बच जाएगा, उन्हें अपन कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और ये एंडोस्पर्म एल्बुमिन के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। तो एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड बेसिकली सेम है। और उनमें डेवलपमेंट के बाद में भी सीड के अंदर कुछ जो है एंडोस्पर्म बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादातर मोनोकोट सीड जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सब मोनोकोट के एग्जाम्पल है। और इन सब में क्या होता है? एल्बुमिनस सीड मतलब एंडोस्पर्म होता है। नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसे एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, और इन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हैं। दीज सीड हैव नो रेसिड्यूल एंडोस्पर्म, कुछ भी नहीं बचता, वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, मतलब कंज्यूम्ड हो जाता है। इन्हें एक्स एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ज्यादातर डाइकोट सीड जो होते हैं इस केस में आते हैं। एक्चुअल में वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन कोटिलिडन्स में क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, डाइकोट सीड सच एज पी, ग्राउंडनट, ये सब। ठीक है, हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, डाइकोट होते हुए भी नॉन एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को ये याद रखना, अपनी बुक में दे भी रखे। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म। अभी मैंने बताया था कि इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर और बीट, इन 2 का एग्जांपल याद रखना है। इनमें न्यूसिलस का कुछ हिस्सा बच जाता है
और वो पीछे बचा हुआ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। जनरली एक मेम्ब्रेन या थिन कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये अपने सीड के बारे में कुछ टॉपिक थे। अब अपन एक सीड को अच्छे से समझेंगे और वो सीड है मोनोकॉट सीड। उसका डायग्राम अपनी बुक में दे रखा है, तो उसको अपन अच्छे से समझेंगे और सीड के बारे में कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं मोनोकॉट सीड। तो देखो मोनोकॉट सीड में जो होगा दो पोर्शन होंगे, जैसे कि हर सीड में होता है। एक इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म, और एक इसमें क्या होगा, अपने एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट सीड है तो जो इसमें एम्ब्रियो होगा वो कौन सा होगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो होगा। और क्या होगा इसमें, सीड जो होगा कोट होगा। ठीक है, अब ये अपन सब एक एक करके समझते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये एक मोनोकॉट एम्ब्रियो है, और इसमें ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये प्ल्यूम्यूल, ये लीफ प्रिमोर्डिया, ये उसके ऊपर कॉलियोप्टाइल, और नीचे की तरफ ये रेडिकल, ये रूट कैप और ये कोलियोराइजा, और साइड में ये जो है वो सिंगल लेटरल कोटिलिडन्स है। ऊपर की तरफ जो ये पोर्शन देख पा रहे हैं ये सारा का सारा अपना क्या है, एंडोस्पर्म, जो कि स्टार्च का बना हुआ है। और उसके चारों तरफ जो एक लेयर आप देख पा रहे हैं ये एक प्रोटीन की एक लेयर है, जो कि क्या कहलाती है, एल्यूरोन लेयर। और जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है वो बेसिकली है फ्रूट वॉल, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। और ये सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल दोनों है। तो ये अपना एक डायग्राम है मोनोकॉट सीड का। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं, सीड के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। सीड डेवलपमेंट। तो देखो ओव्यूल जो होता है वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बनाता है, जो बेसिकली क्या कहलाता है, सीड। अब ये सीड जो होता है, प्लांट क्या करते हैं, इस सीड का वाटर कंटेंट जो है उसे रिड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि टोटल जो सीड का मास होता है उसका 10 to 15% मॉइस्चर जो है वो पीछे बचता है, बाकी जो है वो क्या हो जाता है, लॉस होता है, ताकि इसमें वाटर कंटेंट कम किया जा सके। और ऐसा करने की वजह से सीड जो है रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, पहले के कंपेयर में ड्राई हो जाता है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ड्राई सीड जो होगा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी, उसके एंजाइम थोड़े कम काम करेंगे। और ऐसा करने से सीड एक ऐसी स्टेज में एंटर करेगा जहां वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और इस स्टेज को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और इसका अपना फायदा है, ध्यान से सुनना। अगर जैसे ही सीड बने और हाथों हाथ वो जर्मिनेट होकर प्लांट बनाने लग जाए, और मान लो कि आसपास न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो खराब हो जाएगा। दूसरा, आप उस सीड को कहीं और ट्रांसफर करना चाहते थे तो भी नहीं कर पाते। प्लांट चाहता था कि ये सीड कहीं दूर डिस्टेंस पे जाकर, मतलब सीड डिस्पर्सल हो और वहां जाकर वो प्लांट ग्रो करवाए, तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो हाथों हाथ ही जर्मिनेट हो जाता। तो इन सब के लिए सीड जो होता है उसमें वाटर का कंटेंट रिड्यूस किया जाता है, उसे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम की जाती है, और एक इनएक्टिव का स्टेज आती है जिसे क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब मॉइस्चर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, सुटेबल टेम्परेचर वगैरह मिलते हैं, तो वो जर्मिनेट कर लेगा। एक और चीज समझना, सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन में फूड का कोई लेना देना नहीं है, उसके पास एनफ न्यूट्रिशन होता है एक बार जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट है। अब सीड के एडवांटेज क्या है, मतलब सीड बनाने का क्या फायदा है। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सीड नहीं बनाते, मतलब मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब प्लांट किंगडम में ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सीड नहीं बनाते। तो फिर सीड बनाने का फायदा क्या हुआ, तो पहला, सीड में सीड कोट होता है जो कि हार्ड होता है, टेस्ट और टैगमन, और वो अंदर की तरफ के एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट, मतलब सीड जो होता है उसके बनने की वजह से अब प्लांट जो है आसानी से सीड को डिस्पर्सल कर पाएगा, क्योंकि सीड अभी जर्मिनेट नहीं होगा, उसमें कौन सी पीरियड होगी, डॉर्मेंसी वाली पीरियड। तो वो सीड किसी भी फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, या तो कोई ह्यूमन ले जाए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सीड डिस्पर्सल हो सकता है और फिर वहां पर प्लांट ग्रो कर सकता है। तो सीड डिस्पर्सल जो है वो प्लांट के किसी और जगह पर ग्रो करने के लिए बेटर एडेप्टेशन है। इसकी वजह से देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, ताकि वो और किसी एरिया में जाकर क्या कर सके, ग्रो कर सके। अगर सीड नहीं बनता तो हाथों हाथ क्या बनता, जो मतलब जाइगोट बना है, फिर एम्ब्रियो बना है, फिर उससे प्लांट बन जाता, तो डिस्पर्सल का टाइम नहीं मिलता।
और डिस्पर्सल अच्छे से भी नहीं हो पाता क्योंकि खराब भी हो सकता है, सीड में वो प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब जो होता है वाटर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सीड का जर्मिनेशन जो होता है वाटर पे डिपेंड करता है। अब इसका क्या फायदा, देखो प्लांट चाहता है कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होने लगे उस समय सब आसपास फेवरेबल हो, मतलब उसको पानी बराबर मिले, सब कुछ बराबर मिले। लेकिन अभी तक के जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर हुए थे वो तो पानी पर कुछ खास डिपेंड भी नहीं करते। एक थोड़ा बहुत कुछ प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वाटर की हेल्प से होता है, बाकी तो सब मतलब वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर जो डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आसपास पानी ना हो। तो कोई तो ऐसी चीज हो जो ये देखे कि आसपास पानी है या नहीं। तो अभी अपन ने देखा था कि प्लांट क्या करता है, सीड में वाटर का कंटेंट कम करता है और इससे सीड डॉर्मेंसी स्टार्ट होती है। इसका मतलब सीड डॉर्मेंसी कब ब्रेक होगी, जब आसपास पानी होगा। और इस तरीके से प्लांट ने एक एडेप्टेशन की, मतलब सीड तभी जर्मिनेट हो सकता है जब आसपास प्रॉपर वाटर अवेलेबल हो। तो ये फायदा भी है सीड का। तो सो इट ओनली अकर, मतलब सीड जर्मिनेशन जो होता है वो तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगी और वो प्लांट के लिए अच्छा होगा। सीड हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, सीड के पास इतना फूड तो होता है कि वो नरिशमेंट दे सके यंग सीडलिंग को, कब तक, जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करने ना लग जाए। सीड इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड जो है वो किसकी वजह से बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बन रहा है। और इसी वजह से उनमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होंगे, नए कॉम्बिनेशन होंगे, वेरिएशंस होगी। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। एक, ड्यू टू डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी, और वो डोरमेंसी किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम कर रखा है, इसकी वजह से अब फार्मर जो है सीड को स्टोर कर सकते हैं। फार्मर स्टोर कर सकते हैं, आप किसी मतलब जो जगह है सीड स्टोरेज हाउस होते हैं वहां सीड को स्टोर कर सकते हो। आप सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अगर यहाँ सीड डोरमेंसी जैसा कुछ नहीं होता, प्लांट ने वाटर का कंटेंट कम नहीं किया होता, बोले तो डिहाइड्रेशन नहीं किया होता, तो सीड हाथों हाथ जर्मिनेट हो जाता और उसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा ही नहीं पाते और उसे स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन सीड डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की वजह से उसे स्टोर किया जा सकता है, नेक्स्ट सीजन के लिए उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाइबिलिटी ऑफ सीड। वाइबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का बने रहना। अब यह वाइबिलिटी ऑफ सीड, जैसे अपन ने वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन भी किया था, वाइबिलिटी ऑफ सीड का मतलब है सीड के बनने से लेकर वो कौन सी ड्यूरेशन है जब तक सीड के पास ये एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट हो सकता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन सीड रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट, मतलब वो टाइम पीरियड जब तक सीड के पास ये एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट हो सकता है अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिले। मान लो किसी सीड के लिए ये सीड वाइबिलिटी का पीरियड है 10 डेज का, तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर तक उसे मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेट हो जाएगा। अब मान लो 1 मंथ के बाद में मिलती है तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो खराब हो गया। तो वो पीरियड क्या कहलाता है, वाइबिलिटी पीरियड। अब ये वाइबिलिटी जो होती है कुछ दिन से लेकर कई सालों तक भी हो सकती है। और 2 केस अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं जिसमें 1000 ईयर्स वाइबिलिटी पीरियड रहा। एक एग्जांपल दे रखा और ये अच्छे से याद करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग वाइबिलिटी, एक तो है लुपिनस आर्किटक्स, ये जो है इसे एक्सकेवेट किया गया था आर्कटिक रीजन से, एक्सकेवेट मतलब खुदाई में निकाला और बाद में ये जर्मिनेट भी हुआ और इससे फ्लावर भी निकले। और जब पता किया कि ये सीड कितना पुराना था तो ये 10,000 साल पुराना था। इसका मतलब इसका वाइबिलिटी पीरियड कम से कम 10,000 साल का तो है। ऐसा कैसा, एक फिनिक्स डेक्टिलीफेरा जिसे डेट फार्म कहते हैं। अब ये जो है इसे निकाला गया था डेड सी के आसपास से, किंग हेरोड पैलेस है वहां से इसको निकाला गया था। और ये इसका जब देखा गया कि ये सीड कितना पुराना था, 2000 साल पुराना था और ये भी जर्मिनेट हुआ, तो इनकी वाइबिलिटी पीरियड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में। एक क्वेश्चन और कि क्या कारण है कि ये दोनों इतने साल जर्मिनेट नहीं किए। भाई वाइबिलिटी पीरियड का ये तो मतलब नहीं है ना कि इसके बीच में जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो पहले क्यों नहीं जर्मिनेट किए। तो देखो आर्कटिक रीजन में आइस होती है तो वहां उनको फंक्शनल वाटर मिला नहीं। और डेड सी के आसपास क्या होता है, डेड सी आपने सुना होगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती, तो उसमें भी फंक्शनल वाटर की कमी थी, इस वजह से वो एब्जॉर्ब वगैरह नहीं कर पाया और जर्मिनेट नहीं हो पाया। तो दोनों ऐसी कंडीशन है जहां उसे फेवरेबल कंडीशन मिली नहीं इतने सालों तक। लेकिन जो जो
इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो है करीब 10,000 साल तक अपनी वाइबिलिटी बना के रखा और एक 2,000 साल तक, मतलब ये लॉन्ग वाइबिलिटी के एग्जाम्पल है। दोनों को अच्छे से याद करना है आपको। एक अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर में छोटे छोटे सीड जो होते हैं वो बनते हैं। अपन को सिर्फ उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो एक तो है ऑर्किड, एक है फिकस, फिकस कहते हैं पीपल को, ठीक है, और एक है स्ट्रिगा और एक है ओरोब्रेंकी। और ये दोनों जो है वो पैरासाइट प्लांट है, बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर में छोटे छोटे सीड बनते हैं। तो ये अपने सब कुछ था किसके बारे में, सीड के बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं फ्रूट। तो फ्रूट क्या होता है, राइपन ओवेरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। और जनरली ओवेरी जो होती है उसकी राइपनिंग होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो जो फर्टिलाइज राइपन ओवेरी है उसे अपन क्या कह देंगे, फ्रूट कह देंगे। अब ये फ्रूट जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। पहले अपन कुछ टर्म देखते हैं, जैसे ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट तब कहेंगे जब फ्रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से डेवलप हो रखा हो, मतलब उसका इडिबल पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ओवेरी में से हो, तब उसको क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट, ठीक है। एक होता है फॉल्स फ्रूट, जिसका डेवलपमेंट जो है ओवेरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से भी हो रखा है, और उसमें इडिबल जो पोर्शन है फ्रूट का वो मतलब ओवेरी के अलावा और कोई फ्लोरल पार्ट भी है, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, इन सब में जो होता है इडिबल जो पोर्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, थैलेमस होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फॉल्स फ्रूट का। नेक्स्ट जो है वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो देखो जनरली फ्रूट जो होता है वो ओवेरी की राइपनिंग से बनता है, और वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बने तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फ्रूट हमेशा सीडलेस होंगे, जैसे कि एग्जांपल है बनाना का, ठीक है। और पार्थिनोकार्पिक को आप इंड्यूस भी करवा सकते हैं प्लांट हार्मोन से। अपने 11th में पढ़ा होगा, ऑक्सीन और जिब्रेलिन का इस्तेमाल करके अपन पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट जो है वो किस तरीके से बन रहा है उसके बेसिस पे 3 तरह के फ्रूट हो सकते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो देखो अगर फ्रूट सिर्फ एक सिंगल ओवेरी से बना हुआ है या फिर कंपाउंड ओवेरी से, कंपाउंड ओवेरी का मतलब एक फ्लावर की जितनी भी कार्पल थी वो सारी जुड़ी हुई है, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन है, या फिर एक ही ओवेरी थी, इन दोनों कंडीशन में जो फ्रूट डेवलप होगा उसे सिंपल फ्रूट कहेंगे। अब ये सिंपल फ्रूट भी 2 तरीके का हो सकता है, ड्राई फ्रूट और फ्लेसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो होता है जिसकी पेरिकार्प 3 लेयर में अरेंज नहीं होती, और उनकी पेरिकार्प जो है वो इडिबल भी नहीं होती। ऐसे फ्रूट को अपन क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सब क्या है, देखो ग्राउंड नट आप सबने देख रखा होगा, उसके ऊपर जो पूरी वो हार्ड सी कवरिंग होती है वो पूरा फ्रूट है, लेकिन उसके ऊपर वाला तो अपन उतार के फेंक देते हैं, तो वो अपने इडिबल नहीं है, और उसमें कोई लेयर भी नहीं दिख रही। तो पेरिकार्प अगर लेयर्ड नहीं है, एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प ऐसे लेयर नहीं दिख रही और इडिबल नहीं है, तो उसे अपन ड्राई फ्रूट कहेंगे। फ्लेसी फ्रूट कौन से होंगे, जिनका पेरिकार्प लेयर्ड होगा और उनकी लेयरिंग में से कोई एक ना एक लेयर इडिबल जरूर होगी, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। जैसे मैंगो में आप जानते हो सबसे बाहर की तरफ कवरिंग होती है वो एपिकार्प होती है, फिर बीच में जो येलो कलर का होता है वो मीजोकार्प होता है जो अपन खाते हैं। तो उसमें लेयर भी है और मीजोकार्प खा रहे हैं, मतलब इसका मतलब पेरिकार्प खाने लायक भी है। फिर सबसे अंदर एंडोकार्प होती है, और एंडोकार्प के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो ये अपने ड्राई और फ्लेसी फ्रूट थे। अब एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, तो देखो जब फ्लावर में एक ही ओवेरी है तो सिंपल फ्रूट डेवलप होगा। जब फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल थी और वो सारी कार्पल जुड़ी हुई थी तो भी सिंपल फ्रूट था। लेकिन बहुत सारी कार्पल हो और वो सारी कार्पल अलग अलग हो, मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस कंडीशन है, तब जो फ्रूट होता है उसे एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल इसी का एग्जाम्पल है। फिर है कंपोजिट फ्रूट, जिसमें पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, मतलब बहुत सारे फ्लावर जो है वो मिलकर फ्रूट बनाते हैं, पाइनएप्पल, मलबेरी, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एपोमिक्सिस। इसको देखो अच्छे से सुनना जो बात मैं समझा रहा हूं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपो मतलब विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ बनना एपोमिक्सिस कहलाता है।
और बेसिकली एपोमिक्सिस में बहुत सारे अलग अलग मेथड आते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एपोमिक्सिस का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक होता है ए गैमोस्पर्मी, ए मतलब नहीं होना, गैमो मतलब फ्यूजन, और स्पर्मी मतलब सीड। बिना फ्यूजन बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, उसे ए गैमोस्पर्मी कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में एपोमिक्सिस में सिर्फ ए गैमोस्पर्मी के हिसाब से लिखा गया है। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस का एक केस है जिसे क्या कहते हैं, ए गैमोस्पर्मी। लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है तो अपन को इसी हिसाब से समझना है। तो अगर एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछेंगे तो अपन लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस कहलाएगा। एक और चीज, एपोमिक्सिस में सीड बन रहा है, सीड बनना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो एपोमिक्सिस एक ऐसी फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक करती है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन सी चीज का मिमिक कर रही है, सीड बना रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। जो सीड एपोमिक्सिस से बनते हैं उन्हें एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। और इसके एग्जांपल एस्ट्रिएसी फैमिली, कुछ ग्रास की जो स्पीसीज होती है वो एपोमिक्सिस शो करती है। जैसे कि देखो, न्यूसिलस की सेल होती है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, और वो कैसी होती है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होती है। और उसमें मियोसिस होगा, फिर मेगा स्पोर बनेंगे, फिर एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर उसकी एक एग सेल होगी जो भी हैप्लॉइड होगी, और फिर उससे एम्ब्रियो बनता है फ्यूजन से। लेकिन अगर मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2n है और उसमें कोई रिडक्टिव डिवीजन ना हो, कोई मियोसिस ना हो, रिडक्टिव डिवीजन का मतलब मियोसिस, वो ना हो, तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो, उसमें जो एग सेल होगी वो डिप्लॉइड होगी, और फिर उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन जाएगा और सीड भी बन जाएगा, क्योंकि ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि न्यूसिलर की या इंटेग्यूमेंट की सेल जो है वो डायरेक्टली क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले। इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, जैसे सिट्रस और मैंगो प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, एपोमिक्सिस के बारे में था। एपोमिक्सिस के कुछ और पॉइंट भी अपन लेते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो एपोमिक्सिस के कुछ और पॉइंट लेने से पहले एक और अपन चीज करते हैं, जो कि है पॉली एम्ब्रियोनी। इसको आप सुनना अच्छे से। देखो, ये जो है एम्ब्रियो सैक है, और ये उसके चारों तरफ न्यूसिलस, ये एम्ब्रियो सैक की एग सेल है। और इस एग सेल में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे एक एम्ब्रियो बन गया। और अभी अपन ने देखा था कि न्यूसिलस जो होता है उसकी सेल से भी एम्ब्रियो बन सकता है, जिसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा था। तो अब इस सीड के अंदर कितने एम्ब्रियो हो गए, 2 एम्ब्रियो हो गए, एक फर्टिलाइजेशन से बना, एक एपोमिक्सिस से बना। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो होना सीड के अंदर, उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सिट्रस प्लांट इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है उसको समझने से पहले एक टॉपिक समझते हैं, हाइब्रिड सीड। देखो, हाइब्रिड सीड क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट लिए और सुपीरियर प्लांट थे, कुछ अच्छा था उनमें, और उन दोनों को फ्यूजन से अपन ने सीड डेवलप किए, जिन्हें क्या बोला गया, हाइब्रिड सीड बोला गया। और इस हाइब्रिड सीड की अच्छी क्वालिटी की वजह से प्रोडक्शन क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये अपने हाइब्रिड सीड, और ये उसकी एडवांटेज। लेकिन प्रॉब्लम है, जो फार्मर इन हाइब्रिड सीड को खरीदेगा और फिर क्रॉप लगाएगा तो क्रॉप ग्रो कर जाएगी, उस क्रॉप पे भी तो सीड बनेंगे, लेकिन वो सीड हाइब्रिड सीड नहीं होंगे। अगर उन सीड का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें हाइब्रिड सीड वाला एडवांटेज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, वो लॉस्ट कर देगा अपने हाइब्रिड क्वालिटी। तो इसका क्या मतलब है कि फार्मर को हर बार हर क्रॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे, और ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। यहां पर अपन एपोमिक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपनी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई जो भी ऐसे जो सीड डेवलप करती है, वो क्या कर सकती है कि जो हाइब्रिड सीड जो थे, उन हाइब्रिड सीड से प्लांट ग्रो करवाए और उन प्लांट में एपोमिक्सिस करवाएगा, और एपोमिक्सिस में जो सीड बनेंगे वो हूबहू प्लांट के जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं आई। एपोमिक्सिस तो क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसमें वो सारी क्वालिटी होगी, और बहुत सारे आप सीड डेवलप कर सकते हो एपोमिक्सिस से, और फिर उन सीड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एपोमिक्सिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो गया अपना, मतलब उसका यूज हो गया। ठीक है,
तो डिसएडवांटेज क्या है हाइब्रिड सीड के कि वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि फार्मर को हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, हर बार परचेज करने पड़ेंगे। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड से जो प्लांट ग्रो करवाए उसे हाइब्रिड कहेंगे, और उसकी जो सीड है उसका इस्तेमाल कर दिया तो दे डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, उनमें हाइब्रिड करेक्टर हो गए नहीं। तो फिर क्या करते हैं अपन, एपोमिक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म एपोमिक्सिस, मतलब एपोमिक्सिक सीड बनाएंगे, और ये जो सीड जो होंगे इसमें वो सारी क्वालिटी होगी जिससे अपनी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि एपोमिक्सिस होते समय कोई मियोसिस नहीं होता, तो ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो पेरेंट्स के जैसे की जैसी होती है, तो क्लोन डेवलप कर पा रहे हो। और यूजफुल करेक्टर कंजर्व रह रहे क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रही। तो ये एपोमिक्सिस के कुछ इंपोर्टेंस है। अगर एग्जाम में एपोमिक्सिस के इंपोर्टेंस पूछे तो इस पहले पॉइंट को लिखने से पहले ये सब लिखें और फिर ये फर्स्ट पॉइंट लिखें, ठीक है। इसके साथ ये अपना चैप्टर जो है, बहुत लंबा सा चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का वीडियो और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।